नाउन या जिरेंट से पहले प्रीपोजिशन लगाकर कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान दें, इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया जिरेंट कैसे बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरेंट बनता है। कैसे बनता है? और जैसे कि इन्फिनिटिव में नानी नहीं आता था किसी वर्ब के बाद, ऐसे जिरेंट में भी नानी नहीं आएगा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। तो हम लोग इसको अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। यह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ ऐसे लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉकिंग का यूज, ये जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये जिरेंट का यूज़ है। किसका यूज़ है? जिरेंट। तो जिरेंट कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नाउन या जिरेंट से पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना। तो पॉइंट नंबर इसमें पहला देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यदि पहले सेंटेंस में, आप लोग नोट भी कर सकते हो, यदि पहले सेंटेंस में किसी वस्तु को खरीदने की बात की जाए, खरीदने की बात की जाए और दूसरे सेंटेंस में उसकी कीमत दी जाए, और दूसरे सेंटेंस में क्या किया जाए? उसकी कीमत दी जाए। तो देखो कैसे सिंपल सेंटेंस बनता है। तो क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए जरा। फर्स्ट सेंटेंस जैसे था, फर्स्ट सेंटेंस जैसा था पूरा उतार दें, प्लस कीमत लिख दें। रुकिए एक मिनट, कीमत से पहले आपको यहाँ पे फॉर लगाना पड़ेगा। फॉर प्लस कीमत या कॉस्ट लिख देते हैं इसकी, ठीक है? समझ गए ना? जैसे एक से एग्जाम्पल लिखें, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन, आई गेव 5 rupees for it। ये था सेंटेंस। देखो मैंने क्या लिखाया था। यदि पहले सेंटेंस में किसी वस्तु को खरीदने की बात की जाए, कोई चीज़ खरीदने की बात कर रहा है इसमें। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। पेन खरीदने की बात हो रही कि नहीं हो रही? आई गिव 5 rupees फॉर इट, मैंने इसके लिए कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। तो कैसे इसको बनाएंगे? आई बॉट अ पेन, पहला सेंटेंस पूरा आ गया, फॉर 5 rupees। बस आगे कुछ नहीं लिखना, केवल कीमत लिखना है। तो क्या हो जाएगा? आई बॉट अ पेन फॉर 5 rupees। ऐसे इस तरह से बेटा बना लेंगे। एक सेंटेंस और लिखें, करके दिखाना है आपको। लिखो, राम परचेज्ड अ हाउस, ही परचेज्ड इट, ही परचेज्ड इट in 10 lakhs।
ही परचेज इट इन 10 lakhs। बताएं क्या बनेगा? राम परचेज अ हाउस फॉर 10 lakhs। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। तो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 देखें। यदि पहले सेंटेंस में, देखो आपने प्रीपोजिशन यूज किया था कि नहीं? कीमत से पहले प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं। कीमत एक नाउन होता है, तभी आपने टॉपिक क्या डाला? नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यदि पहले सेंटेंस में किसी बीमारी के बारे में बताया जाए, किसी बीमारी के बारे में बताया जाए और दूसरे सेंटेंस में उस बीमारी की विशेषता बताई जाए। तो इसे भी देखो कैसे बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिख देना, इसके बाद लगाना विथ, फिर एडजेक्टिव के साथ बीमारी, जो भी बीमारी थी। मतलब पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखना, फिर विथ लगाना, फिर एडजेक्टिव के साथ बीमारी का नाम लिख देना। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ बीमारी का नाम लिखना। जैसे लिखें एक सेंटेंस, आई वॉज इल, आई हैड हाई फीवर। इधर देखो, पहले सेंटेंस में देखो बीमारी के बारे में बताया गया कि आई वाज इल, मैं बीमार था, है ना। अब ये बीमारी क्या थी? आई हैड हाई फीवर। मतलब हमारे पास क्या था? बीमारी का क्या था? क्या किस वजह से बीमार थे? हाई फीवर की वजह से। तो यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है ना कि फीवर कैसा था। तो इसको जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे? आई वाज इल विथ हाई फीवर। कैसे बनेगा? आई वॉज इल विद हाई फीवर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। कर लोगे? पहले सेंटेंस में अगर बीमारी के बारे में कहा जाए और दूसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता बता दी जाए, तो उस विशेषता को क्या करेंगे? इसी के साथ विथ लगा के जोड़ के रख देंगे। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 3 लिखें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक कार्य के साथ साथ कोई दूसरा कार्य भी कर लेता है, तो ऐसी दशा में
बिसाइड्स, जिसका मतलब क्या होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। बिसाइड्स का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जरा ध्यान दें, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक कार्य के साथ साथ कोई दूसरा कार्य भी कर लेता है तो क्या करते हैं, ऐसी दशा में बिसाइड्स का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों ध्यान दें, जब दोनों सेंटेंसेस का हम अर्थ पढ़ेंगे तो वहाँ पे के अतिरिक्त आएगा। जैसे देखें, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है आई एट फूड, आई टुक कॉफी आल्सो। देखें जरा, आई टुक फूड, सॉरी आई एट फूड, आई टुक कॉफी आल्सो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? मैंने खाना खाया, मैंने कॉफ़ी भी पी। इसका मतलब खाना खाने के अतिरिक्त मैंने कॉफ़ी भी पी। यही सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो क्या है, हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दोनों सेंटेंसेस का अर्थ निकालते हैं, निकालने के बाद उनको सेट करते हैं और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने खाना खाया, मैंने कॉफ़ी भी पी, साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक काम नहीं दो काम मैं कर रहा हूँ। तो हमें इसका सेंस भी ऐसे निकालना है कि अतिरिक्त अर्थ निकले। और बनाने का रूल क्या है वो आप लोग समझें। पहले लगाओगे बिसाइड्स, ठीक, और जो काम पहले हुआ है उसकी आईएनजी फॉर्म। ये देखो, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? और अपने दिमाग में बात बैठा लो कि टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन अगर आएगा और उसके बाद कोई वर्ब बनेगी तो उसकी आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा। क्या आती? तो बिसाइड्स, फिर जो पहली वर्ब थी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे, फिर कॉमा लगा के पूरा सेंटेंस दूसरा वाला लिख देंगे। नहीं आया? आल्सो हटा देंगे, क्योंकि सेंस देखो क्या निकल रहा है। खाना खाने के अतिरिक्त मैंने कॉफ़ी भी पी, तो भी निकल रहा है, तो आप आल्सो लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताएं जरा? देखो बेटा क्या हो जाएगा, बिसाइड्स क्या हो जाएगा? अब ईट की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ईटिंग फूड। क्या मतलब हुआ इसका? खाना खाने के अतिरिक्त आई टुक कॉफी आल्सो। आल्सो ना भी लगाओ तो भी सेंस निकल आएगा। बिसाइड्स ईटिंग फूड, खाना खाने के अतिरिक्त आई टुक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पी, तो कॉफ़ी भी पी या कॉफ़ी पी चल जाएगा दोनों से। तो आल्सो ना लगाओ तो भी सेंस निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आल्सो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे पता चलेगा यहाँ पे बिसाइड्स का यूज है? ये अर्थ निकालने पे के अतिरिक्त। दूसरी बात ये दिमाग में रखना कि वाक्य के सब्जेक्ट को दो काम करने पड़े हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखें, लिखिए जल्दी से। He gave me advice, he also helped me. He gave me advice, he also helped me. अब देखो बन गया। He gave me advice, उसने मुझे क्या दी? सलाह दी। He also helped me, उसने मेरी मदद भी की। ये है सेंटेंस।
इसका मतलब दो दो काम वो कर रहा है ना, तो क्या अर्थ निकल रहा है, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी की, या उसने मेरी मदद की। ठीक है, सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी मदद की। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, बताएं क्या बनेगा। बिसाइड्स, जब यहाँ पे आपको गिव दिया तो उसकी आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, गिविंग। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, आगे एडवाइस की स्पेलिंग सही है कि नहीं। ठीक है, आगे देखें क्या हो जाएगा, ही हेल्प्ड मी। मैंने आपसे कहा था ना कि आप आल्सो लगा भी सकते, नहीं लगा सकते, सेंस निकालो, अर्थ सही नहीं निकल रहा क्या। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। सही है कि नहीं सेंस। तो आप ऐसे बना सकते हैं, आल्सो हटा देना। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं पॉइंट नंबर अगला, पॉइंट नंबर 4, ध्यान से सुनिए। अगर वाक्य के सब्जेक्ट को किसी बात का अफसोस हो, क्या हो, तो ऐसे सेंटेंस का जब सेंस निकालते हैं, और अफसोस क्यों होता है उसका भी रीज़न है। कोई पास्ट की जो उसकी बात होती है वो बात पूरी नहीं होती, पास्ट की कोई उसकी बात पूरी नहीं होती, इस वजह से सब्जेक्ट को क्या होता है, किसी बात का अफसोस होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अर्थ निकालने पे के बावजूद आता है। जैसे देखो एक सेंटेंस था, ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप था, फिर लिखा हुआ ही फेल्ड। देखें, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो देखो कठिन परिश्रम आदमी क्यों करता है, पास होने के लिए करेगा ना। और क्या हुआ इसके साथ, तो एक बात ये भी जान ले, अगर ऐसा हो जाए कि आदमी का मेहनत के अगेंस्ट जो वो वर्क करे उसके जस्ट उल्टा उसको रिजल्ट मिले, तो भी किसका यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ। किसका यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, और इसको भी कैसे यूज करते हैं वो देखें, इधर शुरू में लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्क की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड। एक मिनट रुक जाओ, पहले रूल लिख रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ प्लस जो काम पहले हुआ है उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाद में सेकंड सेंटेंस जो भी हो, पूरा सेकंड वाला पूरा सेंटेंस उतारेंगे। देखें जरा, और बीच में कॉमा लगा देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद, तो क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, क्या हो जाएगा, ही फेल्ड। अब आप समझ रहे होगे इन स्पाइट ऑफ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है, आईएनजी। क्यों लगाई, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और अभी मैंने आपसे बताया था कि टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन आए, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, आईएनजी फॉर्म। समझ में आ रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, क्या मतलब हुआ, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में 5वां पॉइंट होता है बच्चों, ध्यान रखें, अगर किसी वर्ब में सी मतलब देखने की बात हो जाए, या हियर मतलब सुनने की बात हो जाए,
ठीक है ना। तो जब इनका हम बनाएंगे सेंटेंस तो देखो क्या करेंगे, जो सी लिखा है उसको ऑन सीइंग का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा है कि जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगाना। तो हम लोग प्रीपोजिशन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? जहाँ सी लिखा होगा वहाँ पे क्या करोगे? ऑन सीइंग। जहाँ यहाँ पे हियर लिखा होगा तो वहाँ पे क्या करोगे? ऑन हियरिंग। क्या करोगे बच्चों? ऑन हियरिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और शुरुआत यहीं से करेंगे। ज़रा एक बार सेंटेंस देख लें ज़रा, जैसे लिखा है ही हर्ड द नॉइज, फिर लिखा था ही वोक अप। इधर देखें, ही हर्ड द नॉइज, उसने शोर सुना। ही वोक अप, वो जग गया। तो क्या बनेगा? ऑन हियरिंग द नॉइज। आ नॉइज हो या द नॉइज हो इससे मतलब नहीं है, जो लिखा हो वो लिखना। ऑन हियरिंग द नॉइज, कॉमा क्या हो जाएगा? ही वोक अप। बोलो आया समझ में? अब देखिए अगला लिखें, एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसका। देखते हैं जरा। He saw the Taj. He became very glad. He became very glad. देखें जरा, उसने ताजमहल देखा, वो बहुत खुश हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा? ऑन सीइंग द ताज, ताजमहल देखने पर, ही बिकेम वेरी ग्लैड। ऐसे बनाएंगे बेटा, बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चों आया समझ में? आप ज़रा ध्यान दें, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, वैसे रूल तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे आपको, इसमें आफ्टर बिफोर का भी यूज होता है। अब आफ्टर का यूज दिखाते हैं आपको कि कैसे आफ्टर का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो सुनिए ध्यान से, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने बोला था आई एट फूड, फिर मैंने कहा था आई स्लेप्ट, बोला था मैंने खाना खाया, मैं सो गया। मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों कामों के टाइमिंग में बड़ा डिफरेंस है, तो इस वजह से इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, बोला था। तो बताया था कि हैविंग ईटन फूड और कॉमा लगा के आई स्लेप्ट, ऐसे बनाया था ना। परफेक्ट पार्टिसिपल के हर सेंटेंस को आफ्टर का यूज़ करके बनाया जा सकता है। देखो कैसे, बिल्कुल सेंस सही निकलेगा। मैंने खाना खाया, मैं सो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ खाना खाने के बाद मैं सो गया, तो क्या गलत कहा मैंने? अगर मैं आपसे कहूँ खाना खाने के बाद मैं सो गया, तो सेंस सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है? तो यहाँ पे आफ्टर का यूज़ करके बना सकते हैं। कैसे? आफ्टर ईटिंग, अब आफ्टर एक प्रीपोजिशन है इसलिए वर्ब की एनजी फॉर्म। आफ्टर ईटिंग फूड, फिर कॉमा आई स्लेप्ट। मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई होगी, आ गई? जैसे आफ्टर का यूज है, ऐसे बिफोर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, कभी कभी विदाउट का यूज करके भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए कैसे, वो समझते हैं। हो सकता है आपके समझ में ना आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। देखिए, पहले आपको एक सेंटेंस दिया हो, इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद दिया हो,
और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या तो वुड हैव, बहुत ध्यान से समझिए, या तो वुड हैव और या फिर वुड हैव बीन। अगर इन दोनों का यूज हुआ हो, पहला सेंटेंस ऐसे दिया हो, फुल स्टॉप लगाओ, इसके बाद दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या तो वुड हैव या वुड हैव बीन का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है ना। तो जब इसका हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पहला सेंटेंस पूरा उतार देते हैं, नहीं पहला नहीं, सेकंड सेंटेंस पहले उतारेंगे, सेकंड वाला सेंटेंस पूरा उतार देना, ठीक। फिर इसके बाद विदाउट लिखना है यहाँ पे, विदाउट। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस की वर्ब को नाउन बना के लिखना, नाउन बनाकर लिखना। बोलो आया समझ में? अभी आपकी समझ में नहीं आएगी, जब मैं एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। देखें, पहले क्या करोगे, सेकंड सेंटेंस पूरा उतार देना, ठीक। इसके बाद क्या लगाओगे, विदाउट। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब दी हो उसको आप बना लेना नाउन। तो अब क्वेश्चन आया कि सर वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं, क्यों भाई, आया कि नहीं क्वेश्चन? जैसे अब आपको मैंने सेंटेंस दिया होता है, यू हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी, आई वुड हैव ड्रॉन्ड, ये लिखा होता, आई वुड हैव ड्रॉन्ड। आप जरा तो गौर करें, इसकी पहचान ही ऐसी है कि अगर यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में क्या आ जाए, वुड हैव या फिर वुड हैव बीन का इस्तेमाल हो जाए, तो आप कैसे बनाए? पहले आपको सेकंड सेंटेंस पूरा उतार देना है। क्या बनेगा, आई वुड हैव ड्रॉन्ड, ठीक। मेरी बात ध्यान सुने, यहाँ पे मैंने कहा कि पहले सेंटेंस की वर्ब को नाउन बनाओ। वर्ब क्या है इसमें, हेल्प। नाउन कैसे बनेगी, कौन हेल्प कर रहा है, यू। तो आपकी सहायता क्या हो जाएगी, योर हेल्प। नहीं समझे, हेल्प से मैंने नाउन बनाया, क्या बन गया, यू था सब्जेक्ट तो योर हेल्प, ही होता तो हिज हेल्प, शी होती तो हर हेल्प, ऐसे करके राम होता तो रामाज हेल्प। समझ गए ना। तो पहले सेंटेंस की वर्ब को हम लोग क्या बना रहे हैं, नाउन बना रहे हैं। कैसे बनाया जाता है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो उसका पजेसिव केस ले लो, ठीक है। यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर, ठीक है। ही होता तो क्या होता, हेज। राम होता तो क्या होता, रामास, कॉमा लगा के ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा देते, पजेसिव केस वो भी होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या बनता है, आई वुड हैव ड्रॉन्ड विदाउट योर हेल्प, इस तरह से बना देते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो सिंपल सेंटेंस के रूल हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।